स्टार्ट हो गया ना? क्या हुआ ये? स्टार्ट हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? बोल गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 2 भी हो गया। 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 3 भी हो गया। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। सर इसका आंसर 4 आना चाहिए ना? इसका आंसर 4 आना चाहिए। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। 4 आना चाहिए। क्या क्या पूछा इन्होंने? कंसिडर अ प्रोसेस शोन इन द फिगर ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन एरिया तो हमेशा बढ़ता जा रहा है। नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये है ना हमारे पास, ऐसा है। तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पर देखो, अगर वर्क डन कैलकुलेट करना, स्मॉल वर्क डन क्या हुआ? ये वर्क डन हुआ, फिर ये वर्क डन हुआ, तो वर्क डन तो हमेशा जुड़ता जा रहा है। वर्क डन तो ऐड होता जा रहा है। पीडीवी पीडीवी पीडीवी। पिछली बार जो आपने 4 बताया था, ये पहला पेज 11 में हुई थी उसमें आंसर क्या बताया था? फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अभी आंसर क्या है? कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो पीवी ग्राफ हो गया पहले भी, यही क्वेश्चन थे पहले। सेम यही क्वेश्चन था। अगर मैं इसमें ये ग्राफ पूछा गया है और ये वर्क डन में से पूछ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? वर्क डन में वो कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन डीडब्ल्यू क्या होता है? डीडब्ल्यू तो ये लिखते हैं पीडीवी। अब पीडीवी लिखना है, प्रेशर कांस्टेंट है नहीं, तो पी और डीवी का प्रोडक्ट अपने को देखना है। तो हर इंस्टेंट पे अगर मैं देखना स्टार्ट करूँ, तो वॉल्यूम कम जरूर हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। कंसिडर प्रोसेस शोन इन द फिगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम। नहीं तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम पे जो वर्क डन है, ए से सी आने पर इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब गैस को कंप्रेस किया गया होगा। तो ए से यहाँ पे, ए से सी में वॉल्यूम कम हो रहा है और सी से बी में वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। हाँ, वॉल्यूम तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ए से सी में प्रेशर कम हो रहा है। हाँ, प्रेशर कम हो रहा है। ए से सी में प्रेशर कम हो रहा है, और लेकिन प्रेशर है तो हमेशा पॉजिटिव ना, और वॉल्यूम तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये ऐसा सीधा बोल देंगे कि ऐसे छोटे छोटे एरियाज में अगर इसको डिवाइड करें, तो एरिया तो हमेशा जुड़ता जा रहा है। अगर एरिया हमेशा जुड़ता जा रहा है तो वर्क तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर पहले ऐसा बताया था तो गलत बताया होगा, ठीक है? तो इसका आंसर होना चाहिए कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन 4 का आंसर है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। देखो, द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज। अच्छा, आइसोथर्मल में अपन क्या बोलेंगे? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। पीवी अगर कांस्टेंट है तो स्लोप मतलब किसका स्लोप? पीवी ग्राफ का स्लोप। पीवी ग्राफ का स्लोप, इसका मतलब मेरे को डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या? स्लोप मतलब यही होता है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो एक बार प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के प्रेशर का डिफरेंशिएशन किया, रिजल्ट आ गया 0, कांस्टेंट हो गया। तो पी डीवी जो है वो हो जाएगा माइनस में वी डीपी। तो अपने को चाहिए डीपी अपॉन डीवी। डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू हो जाएगा माइनस में पी अपॉन वी। ये मेरे पास डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू हो गया पहले वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्या है? सेकेंड वाले केस में है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी गामा कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वी गामा कांस्टेंट माना पहले और डीपी लिख दिया। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं? पी कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो गामा सामने आके मल्टीप्लाई हो गया और ये हो जाएगा डी में गामा माइनस 1 और एक डीवी का वैल्यू आएगा जो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी गामा डीपी प्लस, उधर देख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू माइनस में पी इंटू गामा, वी गामा माइनस 1 को वी गामा डिवाइडेड बाई वी डी,
ये लिखा जा सकता है बी गामा से बी गामा का वैल्यू अगर मैंने कांस्टेंट कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे को डी पी अपॉन डी वी चाहिए, तो डी पी अपॉन डी वी जो है वो माइनस में गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन बी है, तो यहाँ पे माइनस में पी अपॉन बी था, माइनस तो गामा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो होगा वो गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। एडियाबैटिक आइसोथर्मल कर्व स्लोप इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ। अच्छा, इन्होंने थर्ड ऑप्शन को गलत कर दिया, बस थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, थर्ड आंसर है क्या? तो इन्होंने थर्ड ऑप्शन को सही से लिखा नहीं, तो वो बोनस चला जाएगा, 5 बोनस चला जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए ऑप्शन, तो उन्होंने ऑप्शन बस गलत लिख दिया, 5 का थर्ड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, देखो एन आइडल फ्लास्क containing hot coffee is shaken, कॉफी है उसको शेक किया, द टेम्परेचर ऑफ द कॉफी विल, कॉफी का टेम्परेचर, कॉफी पे वर्क डन किया गया, कॉफी पे वर्क डन किया गया, इफ एन आइडल फ्लास्क कंटेनिंग हॉट कॉफी इज शेकन द टेम्परेचर ऑफ द कॉफी विल, dq पे चेंज बता सकते हैं क्या? dq कोई हीट एनर्जी सप्लाई किया नहीं है, तो dq तो कांस्टेंट है, dq अगर कांस्टेंट है तो अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है अपने को? dq जो है वो du प्लस dw होगा क्या? dq जो है वो du प्लस dw। अच्छा, बाहर से कोई हीट एनर्जी सप्लाई तो कर नहीं रहे, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है और हमने क्या किया, बाहर से उसको शेक किया, मतलब बाहर से वर्क डन किया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो नेगेटिव हो जाता है क्या? ये वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव होता है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुआ, मान लो ये वैल्यू नेगेटिव होता जा रहा है और dq मैंने वो कांस्टेंट रखना है, तो du का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं आया ऐसा समझ में? du का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए या du का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, तभी तो ये dq कांस्टेंट आएगा। तो अगर du का वैल्यू इंक्रीज किया, du का वैल्यू इंक्रीज किया मतलब उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? दैट टेम्परेचर ऑफ द कॉफी विल इंक्रीज, 7 का आंसर 2 होना चाहिए। बस रीजन क्या लिख लोगे कि dq का वैल्यू कांस्टेंट है और बाहर से एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव है, इसीलिए du का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। वहां पे रीजन लिख लेना, रीजन क्या लिखोगे? dq का वैल्यू कांस्टेंट है, पहले लिखो dq इज कांस्टेंट, dq is constant and dw is negative, dq is constant and dw is negative, so the value of du must increase, so the value of du must increase, value of du must increase, du increase मतलब temperature increase। क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। पेपर नंबर 6 है, अगर पेपर चाहिए तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस तरह क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं, फिजिक्स वाला नहीं है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, बाद में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 सर का आंसर मैच नहीं कर। अच्छा, आंसर नहीं, इसमें कुछ तो गलत है, उन्होंने कुछ तो गलत छोड़ दिया है। When the temperature of ideal gas is increased from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius, its RMS speed is changed from, अच्छा पहले अगर VRMS लिखते हैं तो VRMS क्या होता है? रूट ओवर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? बाकी तो कांस्टेंट होता है, तो VRMS को ये लिख दो, रूट सम कांस्टेंट के
27 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो गया ना। तो पहला VRMS ये होगा। बाद का जो VRMS डैश है, के कांस्टेंट वही रहने वाला है। टेम्परेचर कितना कर दिया बढ़ा के 227 की 500 हो गया क्या? तो ये 500 हो गया। इट्स RMS स्पीड इज चेंज्ड फ्रॉम, अच्छा पहले वाला VRMS कितना हो दिया है 400, तो दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो VRMS डैश अपॉन 400 ये हो जाएगा √5/√3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो VRMS डैश कितना होना चाहिए? VRMS डैश जो होगा वो हो जाएगा 400 इंटू √5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेट में मान लिया अपन ने 2.1 डिवाइडेड बाय रूट पॉइंट, ये 1.7 होता है, तो 1.7 को ना 1.8 रहने देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। 400 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? ये हमारे पास आ रहा है 2800 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड करना स्टार्ट कर, 24 मतलब 4, सही है ना? 40 मतलब 8 और 20 मतलब 3, 483 के आसपास कोई ऑप्शन है? सेकंड वाला होना चाहिए थे। फर्स्ट आंसर भी ऐसा। हाँ। नहीं, फर्स्ट तो कोई हाल में नहीं होगा, फर्स्ट तो किसी भी हाल में नहीं होगा, सेकंड आंसर होना चाहिए। फिर जो सबसे क्लोज है वो सेकंड आंसर है, तो वो सेकंड आंसर होना चाहिए। मैंने बोला था कुछ कुछ इसमें गलत है। अभी तो कौन से गलत है? अभी बस एक कोई गलत था, ऑप्शन वाला। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ स्लोप वाला थर्ड ऑप्शन, वो बोनस जाएगा थर्ड वाला। उसमें क्वेश्चन में बस ये लिखा होना चाहिए था, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। थर्ड ऑप्शन बस ये कर देना, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ भाई आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। टेम्परेचर में अगर दोनों डबल डबल किया तो T1 T2, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो ये है ना, एफिशिएंसी तो होता है 1 माइनस T2/T1। अगर दोनों को 2 टाइम्स कर दिया तो 2 से तो कैंसिल हो गया, तो जितना एफिशिएंसी पहले था बाद में भी उतना ही आएगा। सेम क्वेश्चन आगे है, उसका भी आंसर गलत है। ओह, सेम आगे भी है इसका। तो फिर मैं चेक भी करके बता दूंगा आपको उस बारे में। और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर सोर्स को भी डबल कर दिया, सिंक को भी डबल कर दिया, तो अगर एक्चुअल फार्मूला से जाए, एक्चुअल फार्मूला क्या बोलता है? एक्चुअल फार्मूला बोलता है एफिशिएंसी होता था वर्क डन अपॉन इतना। नहीं मेरे को भी ईटा ही लग रहा है, चेक करते हैं। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 हो गया। 15 बताना है। 15 किसी से हुआ है क्या? एक हो गया, ठीक है शानदार। An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. If gamma is 5/3, then rise of temperature is, देखो adiabatic प्रोसेस है और अपने को रिलेशन किस में चाहिए? V और T में चाहिए क्या? तो V और T में adiabatic प्रोसेस में क्या लिखते हैं? TV गामा माइनस 1, ऐसे लिखना है, TV गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, अपन रिलेशन यूज करेंगे TV गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने और क्या बताया था? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 15, हाँ। इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब V2 जो है वो 8/27 ऑफ V1 है क्या? अच्छा, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 और पावर में गामा माइनस 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? तो V2/V1 के प्लेस में 8/27 पुट कर देते हैं और एक टेम्परेचर उन्होंने दिया था 27 डिग्री सेल्सियस। T1 का वैल्यू 27 है, मतलब उसको कन्वर्ट करने पे 300 हो गया क्या? वो 300 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल्स टू 8/27
और पावर कौन सा गैस है ये हमारे पास 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3 हुआ ना, सही लिख रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा अब 2/3 मतलब इसका पहले क्यूब रूट करना पड़ेगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो गया, 27 का 3 हो गया, फिर उसका स्क्वायर 4/9 हुआ ना, पहले 1/3 पावर देखो मतलब इसका क्या कर रहा है क्यूब रूट, तो 8 का 2 27 का 3 तो 2/3 फिर उसका स्क्वायर कर दो तो 4/9 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज 300/T2 ये हमारे पास है 4/9 75 into 9 अपना आंसर होना चाहिए 75 into 9 तो 75 into 9 कितना हो जाएगा अपने को सेल्सियस में चाहिए केल्विन में चाहिए केल्विन में चाहिए तो 75 into 9 बहुत दूर चला जा रहा है अपना आंसर कितना आ रहा है ये 675 अच्छा राइज इन टेम्परेचर पूछा है तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा 375 तो यहाँ पे मेरे पास T2 का वैल्यू आ गया T2 का वैल्यू आ गया 675 तो राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 कर देंगे तो T2 माइनस 7 375 का आंसर आ जाएगा नेक्स्ट 15 का आंसर 2 ये सब ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है राइज इन टेम्परेचर क्योंकि अपन तो ये T2 कैलकुलेट करके परेशान हो रहे होते हैं 375 से 675 देखने का नहीं तो ये सब क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा क्या पूछा है उन्होंने एग्जैक्टली नोट डाउन कर लेंगे 15 के बाद 16 डाउट है किसी को नहीं 17 भी हो गया ठीक है 18 हो गया वेरी नाइस 19 हो गया 19 में बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था KT/2 तो वही खुद ही तो वो मीन होता है ना ये क्या है वो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना होता था KT/2 उतना एनर्जी एसोसिएट कर देते थे ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया वेरी नाइस और किसने किया 20 बता 20 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है टू आइडेंटिकल कंटेनर्स A and B with frictionless pistons piston contain the same ideal gas दोनों में आइडेंटिकल है मतलब दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है क्या ऐसा बोला है इन्होंने कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कंटेनर्स है A और B और जो पिस्टन्स है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स है तो इनिशियल वॉल्यूम इसका भी V है इनिशियल वॉल्यूम इसका भी V है आइडियल गैस at the mass of gas is अच्छा and होना चाहिए था and the mass of gas A is Ma इसमें जो गैस रखा है उसका मास है Ma का और इसमें जो गैस रखा है उसका मास है Mb का the gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally to the same final volume अच्छा दोनों को हमने एक्सपैंड कर दिया और दोनों का फाइनल वॉल्यूम कितना बना रहे हैं 2D का बना रहे हैं ठीक है the change in pressure in A and B are found to be अच्छा इन्होंने बोला कि A वाले में पहले इनिशियल प्रेशर मान लो P होगा दोनों में आइडेंटिकल है तो प्रेशर P मान लेते हैं दोनों में ठीक है तो पहले वाले में इन्होंने बताया कि PA माइनस P का वैल्यू डेल्टा P है और दूसरे वाले में इन्होंने बोला कि PB माइनस P का वैल्यू 3.2 1.5 डेल्टा P 1.5 डेल्टा P ऐसा उन्होंने बता दिया क्या ठीक है अब अपने को क्या बोला है इन्होंने मासेस का रेशियो कैलकुलेट करना है देखते हैं फर्स्ट वाली गैस के अगर मैं लिखूं फर्स्ट स्टार्टिंग में इनका प्रेशर तो सेम होगा ना because हाँ स्टार्टिंग में दोनों का प्रेशर सेम है PP सेम लिया ना ठीक है अच्छा फर्स्ट वाले गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले गैस में अपन क्या लिखेंगे पहला कंडीशन है PV N को लिख देते हैं मास ऑफ गैस अपॉन m0 RT ये लिख सकते हैं क्या सेकंड वाले केस में अगर मैं लिखूं तो सेकंड वाले केस में क्या लिख सकते हैं क्या बोल रहे हैं इसको PA और इसका वॉल्यूम कितना हो गया 2V हो गया क्या तो 2PA into V MA अपॉन M0 R into T लिख सकते हैं ना ऐसा अभी मेरे को चाहिए PA माइनस P का वैल्यू तो उसके लिए क्या करें
ये 2 को इधर ला के रख दो, ये 2 को इधर ला के रख दोगे और दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड आउट कर लेंगे, इस वाले को इससे माइनस कर देंगे अगर, तो पी ए माइनस पी आया, दोनों में कॉमन बी चल रहा है, और इस पूरे को किसे माइनस कर रहे थे, हाँ इसको से इससे माइनस कर रहे, ये आधा है ये पूरा, तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा एम ए आर टी अपॉन एम नॉट। सर नहीं आया समझ में, ये अपॉन 2 जाएगा, वेरी नाइस, अपॉन 2 जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, सबको समझ में आया। ऐसा ही कुछ अपन पहले वाले के लिए बनाते हैं, ऐसा ही कुछ अगर पहले वाले के लिए बनाएंगे तो सेकंड गैस के बारे में अगर बात किया जाए, सेकंड गैस में पहले तो यही चल रहा है, PV इक्वल्स टू मास ऑफ B m नॉट आर टी, बाद में क्या हो जाएगा PV, इसका भी वॉल्यूम 2V हो गया, और mv अपॉन m नॉट r इंटू टी, वापस इसमें भी क्या करते हैं 2 इधर ला के रख देते हैं और दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो PV माइनस P आ गया, इधर इधर वॉल्यूम आ गया, फिर से हाफ में से पूरे को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा mv rt अपॉन 2 m नॉट। अब ये मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये pa माइनस p और pv माइनस p, इसका तो वैल्यू गिवन है अपने को ना, तो दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, इधर मैंने रखा pa माइनस p इंटू वी इक्वल्स टू ये पूरा टर्म क्या है, माइनस में एम ए आर टी अपॉन 2 m नॉट डिवाइडेड बाई ये pv माइनस p इंटू वी डिवाइडेड बाई एम वी आर टी अपॉन 2 m नॉट। तो यहाँ माइनस 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 तो कैंसिल हुआ, आर टी 2 m नॉट, आर टी 2 m नॉट, ये सब गायब हो गया, v से v भी गायब कर दो, pa माइनस p का वैल्यू हमने कितना बताया, डेल्टा p, तो ये सॉल्व करने पर इधर आएगा डेल्टा p और इधर आ जाएगा कितना 1.5 डेल्टा p, तो डेल्टा p से डेल्टा p भी गायब हो गया, इधर ma अपॉन mb बच रहा है क्या, तो ma अपॉन mb कितना आ गया, ma अपॉन mb आ गया 3/2, नहीं 2/3, सही है ना, तो मैच किया गया, थर्ड मैच कर रहा है, यही आंसर था क्या, कौन सा क्वेश्चन था, डेल्टा p की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे, कैसे पुट करते हैं डेल्टा p डायरेक्ट, PV इक्वल्स टू nRT से pv इक्वल्स टू nRT से, हाँ डेल्टा V की जगह पे V लिखना, डेल्टा V और डेल्टा P की एक मिनट आप मेरे को कैसे बोल रहे हो, pv इक्वल्स टू nRT लिखा, फिर हाँ फिर P की जो डिफरेंस लेके रखा है ना वो डायरेक्ट पुट करना, और V का भी डिफरेंस लेके रखा है, V का 2V डायरेक्ट, पहले V था फिर 2V था, ठीक है, अच्छा फिर डिफरेंस के टर्म्स में कर दिया, ओ सही सही है, सही कर सकते हैं, डेल्टा p इंटू, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, डेल्टा p इंटू डेल्टा v इक्वल्स टू n इंटू r डेल्टा t, डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं कर सकते क्या, डिफरेंशियल के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये लिख रहे हैं v dt प्लस p dv इक्वल्स टू n r dt, नहीं आएगा, कांस्टेंट है टेंपरेचर, हाँ कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म तो गायब कर दिया, तब तो फिर होगा नहीं, क्योंकि v dp और p dv में इक्वेशन मेरा तो नर्वस ही होती नहीं, तो नहीं कर पाएंगे, मेरे को नहीं कर पाएंगे ऐसे, डायरेक्ट डेल्टा V को इक्वेट कर, नहीं तो देखो इस बार ना शायद इसमें तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम भी v है और ओरिजिनल वॉल्यूम भी तुमने v दिया है, इसीलिए आंसर आ गया, नहीं तो शायद नहीं आता। नो डाउट करेंगे, आया क्या समझ में, बस थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, लिख लिया क्या,
संडे को पूरा ही थर्मोडाइनमिक्स पूरा। तो फिर कल भी तो टेस्ट नहीं होंगे ना। कल क्लास नहीं होगी। लॉकडाउन है ना 2 दिन। कल नहीं है, कल रात को 8 बजे से। नहीं सुबह। सुबह 8 बजे से नहीं, रात को 8 बजे। रात को 8 से ना। सर आप घर कब जा रहे हो? मैं घर जाऊंगा 25, 26, 27। तो देखो 4-5 लोग ही हैं, तो मेरे को ना जब भी टाइम मिलेगा मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। तो वो मैं राइटिंग टैब लेके जाऊंगा तो अपन क्लास कर सकता है, ठीक है। या देख लूंगा अगर राइटिंग टैब नहीं ले पाए तो हम पढ़ाई करेंगे। पेपर ले लेना तुम लोग सेकेंड से कुछ। मैं सचिन सर को बोल दूंगा, सचिन सर के पास से जाके पेपर ले लेना कुछ। यार से बोलना ना हमको ये देखिए बहुत बहुत ये करके। नहीं तो ऐसा करना ना, कुछ चैप्टर रिवाइज करके रखना तुम लोग अपने से, पूरा एक सेशन कोई बड़ा सा चैप्टर ले लेना, 3 दिन में 4 दिन में रिवाइज कर लेना। आते ही अपन उसका रिवीजन कर लेंगे और एक साथ ही पूरे का टेस्ट ले लेंगे। तो बड़ा सा चैप्टर कौन सा बचा है पूरा फ्लूइड कर ले क्या? 3-4 दिन में कर लो रिवाइज। अच्छा फ्लूइड पढ़ा के चाहिए तो फ्लूइड अगर रोटेशन कर ले, सेंटर ऑफ मास सर रोटेशन एसएचएम वे ऑप्टिक्स लिखा है। नहीं सर वो पढ़ा के चाहिए। हाँ वो पढ़ा दीजिए। तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन कर ले क्या? हाँ ठीक है सर। सेंटर ऑफ मास रोटेशन तुम लोग पढ़ना, अपन आएंगे एक दिन रिवाइज, 1-2 दिन रिवाइज कर लेंगे और पूरे का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 21 हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, वेरी नाइस। 24 किसका? 23 का आंसर? 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर क्या है? थर्ड। किसी को डाउट है क्या 24 में? 24 में डाउट है? देखो, a perfect gas is found to obey the relation PV to the power 3/2 equals to constant, ठीक है। During an adiabatic process, if such a gas initial at temperature T is compressed to half of its initial volume। अच्छा देखो, रिलेशन इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का दिया है और डेटा ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का बता रहे हैं, तो PV to the power 3/2 को ना टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? P को रिप्लेस कर दे PV को nRT यूज करके। हाँ नहीं तो गामा की वैल्यू देखिए क्या? हाँ P to the power गामा आता है। अरे हाँ बिल्कुल सही। तो गामा का वैल्यू कितना दे दिया? 3/2। तो अपनी टेम्परेचर रिलेशन और वॉल्यूम में क्या होता है? TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब इन्होंने क्या बोला? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, कांस्टेंट इफ सच अ गैस इनिशियल एट टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर T है, इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा इनिशियल वॉल्यूम V0 मान लिया अगर, गामा -1, गामा का वैल्यू कितना दिया? 3/2 दिया ना, 3/2 -1 कितना हो गया? हाफ हो जाएगा, इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो पहले का आधा हो गया क्या? और यहाँ पे ही पावर हाफ हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा? T, इसको रूट में रख देंगे अगर, ये रूट V0 है, T2 रूट V0 अपॉन रूट 2 है। रूट V0 से रूट V0 गायब कर दिया अगर तो रूट 2 टाइम्स ऑफ T हो गया क्या? ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? थर्ड T2 बार हाफ डिवाइडेड T2 बार हाफ इनटू T। तो 24 का करेक्ट आंसर है 3। सर नहीं आया समझ में? आया क्या समझ में? ऑनलाइन तुम्हारी मर्जी। मैं तुम बोलोगे तो मैं क्वेश्चन नहीं सर पेस क्या? पेज के ऐप पे देना तुम्हारी मर्जी। पेज के ऐप पे अगर होना है तो फिर वो कल पेपर बना के दे, कल पता नहीं देखना पड़ेगा, मेरे को सुरक्षा से बात करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो मेरे को सुरक्षा से बात करना पड़ेगा। वो बोलते हैं 2 दिन पहले देने को मिनिमम। 24, ये 24 हो गया। 25 ये हो गया।
इसका भी आंसर गलत था। क्या कारण? नहीं सर, इसका आंसर सही। फर्स्ट है? नहीं सर, ये बताओ। ये डाउट है क्या? थर्ड है। नहीं सर, फर्स्ट में ये मेरे को क्या करना, सॉल्व करो क्या? हाँ। ठीक है। In an ideal heat engine works between temperature TH and TL has efficiency eta. Efficiency इन्होंने दिया 1 minus TH upon TL, यही तो अपने TL upon TH, ये efficiency का फॉर्मूला है। अब इन्होंने बोला if both the temperature are raised by 100, तो क्या करते हैं ना, वैल्यू देख के अपन देख लेते हैं। TH का वैल्यू कुछ मान लो, TL का वैल्यू मान लो 300 और TH का वैल्यू मान लो 900, अपने मन से कोई वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 900, ये 1/3, 1 माइनस 1/3 जब सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है क्या? पहले का एफिशिएंसी 2/3 है, दोनों में हमने टेम्परेचर कितना ऐड करना है, 100 केल्विन ऐड कर दो। तो ईटा डैश जब लिखेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 1000, 0 0 गायब हुआ, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 3/5। अच्छा 2/3 का वैल्यू कितना है, 0.66, 3/5 कितना है, 0.6, ऐसा ही है ना। तो एफिशिएंसी कम हो गया ना, सही है ना, समझ में आया? पहले 0.66 था, बाद में 0.6 हो गया, तो एफिशिएंसी कम हो गया। तो लेस देन ईटा 25 का थर्ड आंसर होना चाहिए। ये देखो, ये सब ना TH TL जब देना ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगे ना, तो अपने मन से वैल्यूज पुट कर लो, अपने मन से वैल्यूज पुट कर लो और इस तरह से एनालाइज कर लो, वो ज़्यादा आसान होता है। 25 के बाद 26 जानना है, 26 जानना है, देखते हैं। A Carnot engine uses first an ideal monoatomic gas. रुकी वीडियो, नहीं चाहिए, वो फोन आया था तो। अरे वो चालू है, चालू है। फोन किसका आ गया? ऐसे क्यों लगा है सर? किसको? हमेशा उल्टा लगा। उल्टा लग गया। उल्टा है मतलब? ये पीछे से चाहिए, जो स्क्रीन पे है ना वो पीछे से है। अरे जो भी, स्क्रीन खराब हो रहा है इसमें बड़ी। अच्छा हाँ, देख ली। अभी शादी में गिफ्ट करेगी ना। अरे शादी में तो बहुत खर्चे होते हैं यार, क्यों कर रहा हूँ ये शादी में। कौन सा क्वेश्चन था ये? 26 पूछा है, हाँ। A Carnot engine uses first an ideal monatomic gas and then an ideal diatomic gas as its working substance. The source and sink temperatures are 411 degrees Celsius and 69 degrees Celsius respectively, and the engine extracts 1000 joule of heat from the source in each cycle. Then the efficiency of the engine in the two cycles 21:25. The area enclosed by the PV diagram in both cases is 500 joules. The area enclosed by PV diagram in both cases is 500 joules. 2 और 3 ऑप्शन एक जैसा हो गया। और 4 है the heat energy rejected by the engine in the first case is 600 joule, while that in the second case is इतना। पूरे कैलकुलेशन कराएगा क्या ये? नहीं सर, वो कार्नोट इंजन का जो इंजन होता है वो सोर्स के इंडिपेंडेंट होता है ना, कोई हाँ वर्किंग सर, हाँ वर्किंग सब्सटेंस तो फिर सेम ही आएगा ना, वो नहीं है इसमें। हाँ। सेकंड में तो एफिशिएंसी नहीं पूछा इन्होंने, क्या पूछा है इन्होंने? द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इन द टू केसेस आर इन द रेशियो। ये तो गलत बात है, क्योंकि एफिशिएंसी पे तो अपने को बस इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करना है। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। फिर उन्होंने पूछा था एरिया इनक्लोज्ड बाय द पीवी डायग्राम इन बोथ केसेस इज 500 जूल्स। ये एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम दोनों केसेस में 500 जूल्स होना चाहिए। पहला, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एक है। और द हीट एनर्जी रिजेक्टेड बाय द इंजन इन द फर्स्ट केस इज इतना नहीं। सेकंड या थर्ड में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर अपन देखेंगे भी तो ईटा ईटा कैंसिल हो जाता था वहाँ पे, एफिशिएंसी वाला कैलकुलेशन अगर देखोगे ना तो ईटा ईटा कैंसिल हो जाता था, तभी तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 सिर्फ ऐसा कुछ बचता था। उसको सिंप्लीफाई करके फिर 1 माइनस Q2 अपॉन T1। तो कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो मोनोएटॉमिक, क्योंकि जब हमने कार्नोट इंजन बताया था तो वर्किंग सब्सटेंस के बारे में तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सोर्स, सिंक और बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस कोई गैस है, बस ऐसा ही बोलते हैं ना। तो गैस के इंडिपेंडेंट है अपना आंसर।
तो आंसर क्या होना चाहिए 2 और 3 में से कोई भी अगर टिक किया है तो दोनों में मार्क्स मिलना चाहिए। 26 के बाद 27 हो गया, वेरी नाइस। 28 देखते हैं, देखो अ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, ठीक है। When the temperature of the sink is reduced by 62 Kelvin, the efficiency of the Carnot cycle becomes 1/3. The temperature of the source and the sink are respectively. Source और sink नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है, फिर इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें ट्राई करके देखते हैं। मैंने बोला अ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन, वो तो सही है। When the temperature of the sink is reduced by 62 Kelvin, सिंक का टेम्परेचर 62 केल्विन से रिड्यूस कर दिया, the efficiency of Carnot cycle becomes 1/3. The temperature of the source and sink in degree Kelvin are respectively. ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद क्लास में कराया है। हाँ, उसमें डेटा एक मिसिंग लग रहा है इसमें, लेकिन 1/6 है और उसमें एक और टेम्परेचर होना चाहिए शायद, देख लेते हैं। मान लो 1 माइनस T1 अपॉन T2 का वैल्यू मैंने कितना बोला, 1/3 बोला, ठीक है। When the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस, the efficiency of tank का 1/3 ऑफ प्रीवियस होना चाहिए। फिर मान लो पहले ऐसा 1 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 8 है। अब इन्होंने बोला when the temperature of the sink is reduced by 62, तो 1 माइनस T1 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T2, तो इसका एफिशिएंसी हो जाना चाहिए ईटा अपॉन 3। पहले उसका एफिशिएंसी कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं, एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकता। तो पहले उसका एफिशिएंसी अगर ईटा है, बाद में उसका एफिशिएंसी अपन ने क्या कर दिया, ईटा बाई 3 कर दिया। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक इज, T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो सॉल्व तो कर ही नहीं पाएंगे। एफिशिएंसी को अगर मैं 1 ले लूँ, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी अगर 1 ले लूँ, तब भी तो आंसर नहीं बनेगा। कार्नोट इसका एफिशिएंसी 1 तक कब आएगा? लेकिन तब देखो अगर ये 1 हो गया ना, तो फिर T1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो T1 है हमारे पास 0 केल्विन, जो पॉसिबल नहीं। नहीं तो इसमें कुछ मिसिंग है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। 28 इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया है, तो उसमें कुछ और डेटा गिवन होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। मतलब ये चेक कर लेना एक बार कि इसका टेम्परेचर इतने से कम कर दिया, किसी एक का टेम्परेचर बता देना तो हो जाता काम। या एफिशिएंसी अगर पहले वाला एफिशिएंसी बता दें। एक्चुअली में जब मेरे को याद है, उसमें जब क्वेश्चन कराया था ना, तो दोनों टाइम की एफिशिएंसी बताइए। पहले का भी एफिशिएंसी बताया था, बाद का भी एफिशिएंसी बताया था। तो T1 T2 का दो वेरिएबल का दो इक्वेशन बनता था, सॉल्व करने में आंसर आता था। 29 भी अधूरा है। इन अ कार्नोट साइकिल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस इज, ऑर्डर ऑफ प्रोसेस क्या होता है? पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इन्होंने 3 ही दिया है, 3 में तो होगा ही नहीं कभी। नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। 29 का सही आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। कैलकुलेशन है बस उसमें। 3-1 भी हो गया। 3-2 भी हो गया। ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया। 33 डायटोमिक गैस। डायटोमिक है ना? हाँ। तो इसमें एक एनसीईआरटी में फॉर्मूला था कि निकालने का, एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में 4 + S का 4 + N और 3 + S। इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 3 लिखे हैं। इसमें CO का देखो, CO का कंपाउंड कैसा होता है? नहीं, CO तो लीनियर कंपाउंड है। वो CO2 भी लीनियर है। मैंने रोटेशनल फ्रीडम 3 लिखे हैं। वो उसमें हो सकता है, NO2 में हो सकता है। मैंने उससे किया तो आंसर सेम आया। नहीं, CO है ये, तो मैं ऐसे ही बोलूँ डायरेक्टली। डायट में गैस है, तो डायट में गैस है तो 1.4 मान लिया। इसकी एनसीईआरटी लाइए। तुम स्ट्रक्चर भी देखो ना, CO का स्ट्रक्चर कैसे? ऐसे लीनियर। तो 3 तो
ट्रांसलेशन वाले हो गए, एक ऐसा घूम सकता है, एक ऐसा घूम सकता है, ऐसा ऐसा तो घूम ही नहीं सकता। एक दो वाइब्रेशनल भी हो गए ना, तो वो तो हाई टेम्परेचर में होगा ना। नहीं नहीं एक एनसीईआरटी में NCERT लिखा है ना लोअर टेम्परेचर पे CO अच्छा हाँ, CO में तुमने बताया था ना। टेम्परेचर पे करता है वो वाइब्रेट। अच्छा, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया तभी यही आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। और अगर फॉर्मूला नहीं यूज़ करें तभी तो 1.4 ही आ रहा है। तब डायटोमिक के लिए तो नहीं आएंगे। डायटोमिक गैस का कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7/5। तो 8 नहीं, CP/CV का वैल्यू फॉर डायटोमिक, गामा गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? तो 1 + 2 / 5, 2 / 5 हो गया 7/5, 1.4 आंसर होना चाहिए। ऐसे भी करो तभी 1.4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35, 36, 37 बताओ। Two identical plates of metals are welded end to end as shown in figure A. 20 calorie of heat flow through it in 4 minutes. अच्छा, अगर 20 कैलोरी गया हमारे पास 4 मिनट में, तो हीट करंट निकाल सकते हैं क्या? और मिनट्स में ही रहने देते हैं क्योंकि अपना आंसर भी मिनट्स में ही है। तो हीट करंट कितना हो गया यहाँ पर? अगर ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा, तो यहाँ पर जो हीट करंट जाएगा, हीट करंट पहले वाले केस में हो गया 20 कैलोरी पर 4 मिनट, तो 5 कैलोरी पर मिनट का हीट करंट। अच्छा, उन्होंने अब क्या बोला? इफ द प्लेट्स आर वेल्डेड एज शोन इन बी, द सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो थ्रू द प्लेट्स। अच्छा, पहले रेजिस्टेंस क्या हो गया? आइडेंटिकल प्लेट्स है क्या? पहले रेजिस्टेंस ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ऐसा ही है ना? टेम्परेचर डिफरेंस सेम रख रहे हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रख रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? करंट आई जो हीट करंट होता है, हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? H = T2 - T1, या डेल्टा T लिख लो इसको, डेल्टा T अपॉन रेजिस्टेंस। इस केस में रेजिस्टेंस ट्वाइस ऑफ आ रहा है क्या? अच्छा, अगर एक के ऊपर ओवरलैप करके रख देंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया क्या? पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2। तो H का वैल्यू अगर पैरेलल के केस में बात करें तो वो हो जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए कि द सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो थ्रू द प्लेट इन। जितना हीट इसमें गया उतना हीट इसमें भी जाना चाहिए। तो करंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हीट करंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हीट इनटू टाइम। वैसे हीट करंट तो खुद ही मतलब हीट अपॉन डेल्टा T। हाँ, कैलोरी अपॉन मिनट। तो अगर ये कैलोरी अपॉन मिनट है तो अपन क्या करते हैं? H को dQ/dt लिखते हैं। H को dQ/dt, ठीक है। अगर मैं H को dQ/dt लिख दूं तो dQ और रेशियो इंटू dt इधर चला जाएगा, और इधर भी मेरे को सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराना है ना। इसमें dt1 मान लो, इसमें dt2 मान लो, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये dq से ये dq गायब हो जाएगा, डेल्टा टी आर इधर भी है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर? 1 इज इक्वल टू dt1/2 इधर से आया, और इधर से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt2। अपने को dt2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो dt2 का वैल्यू हो जाएगा dt1 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। तो 4 मिनट था, अब 1 मिनट में चला जाएगा। तो ये क्या 37 का बस 37 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। या सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो कि पहले रेजिस्टेंस था 2R और बाद में रेजिस्टेंस हो गया R/2। तो R/2, अब रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम से डिक्रीज कर दिया है, रेजिस्टेंस 4 टाइम से डिक्रीज कर दिया तो करंट 4 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या? तो टाइम मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फिर 38 हो गया, 39 बताने हैं। Two walls of thickness D1 and D2 and thermal conductivity K1 and K2 are in contact. In the steady state, if the temperatures at the outer surface are T1 and T2, the temperature at the common wall, ये तो आसान है, हीट करंट सेम करा दो दोनों जगह। सीरीज कनेक्शन हुआ ना, एक के बाद एक है तो सीरीज कनेक्शन हुआ। मान लेते हैं बीच का टेम्परेचर T, तो दोनों में जो हीट करंट जाएगा वो सेम हो जाएगा। पहले वाले में हीट करंट क्या लिखेंगे? T1 - T। पहले वाले में टेम्परेचर डिफरेंस ये हुआ और पहले वाले का रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था? लेंथ अपॉन के
तो इसका लेंथ इसमें कितना ट्रैवल करना है, लेंथ इसमें ट्रैवल करना है d1 का, और k का वैल्यू हो जाएगा k1 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है ना, तो ए लिखो नहीं लिखो बात सेम है। सेकेंड वाले केस में लिखेंगे t माइनस टी टू डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा d2 और इधर आ जाएगा k2a, a से a गायब कर लो, a से a गायब कर लो और अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा t1 d2 माइनस t d2 इक्वल्स टू t d1, के भी है, पहला टर्म यहाँ पर आ जाएगा k1 t1 d2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में t k1 d2, यहाँ पर हो जाएगा t k2 d1 माइनस में t2 k2 d1। अपने को t वाला टर्म चाहिए, तो t वाला टर्म माइनस t वाले टर्म को इधर भेज दो और t2 वाले टर्म को इधर भेज दो, तो ये हो गया k1 t1 d2 प्लस t2 k2 d1 इक्वल्स टू, दोनों से t कॉमन बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इधर बच रहा है k2 d1, इधर बच रहा है k1 d2, तो t का वैल्यू कितना आ गया, k1 t1 d2 प्लस t2 k2 d1 डिवाइडेड बाय k2 d1 प्लस k1 d2। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना, सही से आंसर, सही से कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 हो गया, ठीक है, 41 किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन, डाउट है क्या 41 किसी को, 42 भी हो गया, ऐसा क्वेश्चन बोला था प्रैक्टिस करने के, 43 बताना है, 43 बताना है क्या, अच्छा ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन कौन बताना है। 44 हो गया, 45 मतलब 43 बताना है सिर्फ, ठीक है, 43 देखते हैं क्या है। Two ends of a conducting rods of varying cross section are maintained at 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। स्टेडी स्टेट है मतलब सब जगह करंट सेम जाना चाहिए। हाँ, टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड, ऐसे ये 200 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इन्होंने क्या बताया, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड सी डी आर इक्वल। अच्छा, कंपेयर करना है, टेम्परेचर डिफरेंस कंपेयर करना है। अच्छा, रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंपेयर कर सकते हैं, देखते हैं। चलो, मेरे पास ए बी है एक एलिमेंट और सी डी है एक एलिमेंट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है लेंथ अपॉन के, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस, ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, R1 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू लेस हो गया क्या R2 से, ऐसा बोल सकते हैं ना, उल्टा लिख दिया क्या, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कम रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, R1 का रेजिस्टेंस कम है R2 से। अच्छा, R1 का रेजिस्टेंस कम है और अपन क्या जानते हैं, दोनों में करंट जो है फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा, तो इधर भी H मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी H मल्टीप्लाई कर दिया। करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा है, कौन सा, थर्ड, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज लेस देन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस सी। तो 43 का थर्ड आंसर है। नहीं आया समझ में, आएगा समझ में। तो ये अपने पास थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, PV by T is equal to constant, आइसोथर्मल चेंजेस ओनली। आइसोथर्मल चेंज में P into V अपने को चाहिए, PV equals to nRT होता है, तो PV by T इधर ला दिया, n into R। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो PV by T तो सबके कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल चेंज ओनली बोलिए मतलब सिर्फ आइसोथर्मल,
वो तो गलत हो गया ना, एडियाबैटिक चेंज होनी, ये भी गलत बोल दिया इन्होंने। बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ये हो सकता था। एडियाबैटिक कैसे हो गया? किसी भी प्रोसेस के लिए ये सेम है ना, एन और आर। प्रोसेस कांस्टेंट है। हाँ, एन अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो कोई भी रैंडम प्रोसेस हो पीवी बाई टी तो कांस्टेंट होगा। तो बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक ये हो सकते हैं, और क्या है नाइदर, ये तो नहीं होगा। मतलब एक्चुअल में थर्ड भी पूरा सेट करे तो सही नहीं है, लेकिन इन चारों में से थर्ड सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी का सही होने का कोई चांस ही नहीं। तो अपन थर्ड मार्क कर देंगे। और कोई डाउट? तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी पेपर और चाहिए क्या? संडे को जो पेपर होगा वो होगा पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और पेपर में ऐसे ही भेज दूंगा आपको, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट पढ़ लेते हैं फिर चले जाएंगे। अभी आधा घंटा मतलब नेक्स्ट क्लास में अभी आधा घंटा है, तो 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं। जाना है क्या? अभी 12 बज रहे, सॉरी 1 बज रहे। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन का डेफिनेशन बता दिया ना। स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या क्या बता दिया? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन मैंने बता दिया। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? अच्छा, स्ट्रेन में हमेशा ना वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेन का डायमेंशन याद रखना। किसी भी तरह का स्ट्रेन है वो तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिन, सॉरी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है, तो स्ट्रेन का कभी कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। और किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर ले लो, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, सबका डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा, ml-1 t-2 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो अपने काम के होते हैं, तो स्टार्ट करेंगे अपन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन y से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, और ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको अपन थोड़ा डिफाइन करके लिखे तो ये लिख सकते हैं क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अपन लिख देंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? अब इसी में ना, इसी में एक एक्सपेरिमेंट है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट। सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, ये सर्ल्स एक्सपेरिमेंट को कहां पे मिलेगा? डायमेंशन वाले चैप्टर में देखोगे तो सर्ल्स एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। अब सर्ल्स एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन वो कैसे आते हैं? जैसे मान लो ये बोला गया कि मेरे पास एक ऐसा रॉड है, एक ऐसा रॉड है। अब इस रॉड में इन्होंने क्या कर दिया? एक वेट अटैच कर दिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही करते हैं, अगर स्कूल कॉलेज में कभी जाओगे तो स्कूल कॉलेज में कराते हैं बेसिकली, या स्कूल कॉलेज में नहीं कराया तो बीटेक में कराते हैं। अपन तो 2 बार किए थे, तुम्हारी किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक ऐसा पैन टाइप का अरेंजमेंट होता है, और इसमें वेट होते हैं। वेट कैसा? एसबीआई का सिंबल देखा ना, एसबीआई का सिंबल देखा ना, एसबीआई सिंबल ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसा ही वेट होता है, इसको ऐसा फंसा के लगाते हैं इसको, और फंसा के जब लगाएंगे तो जैसे जैसे वेट ऐड करते जाएंगे क्या होगा? इसमें फोर्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो इसमें इलॉन्गेशन आना स्टार्ट हुआ थे। हाँ यार, तो यहाँ पर अपन ने मान लो कोई m अमाउंट ऑफ वेट डाल दिया, तो फोर्स के प्लेस में mg यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, l यहाँ पर क्या है? कैपिटल L ले लेते हैं। कैपिटल S का एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, कैपिटल L एक्चुअल लेंथ है। डेल्टा L अगर ये लिखेंगे तो ये हो गया चेंज इन लेंथ, ये हो गया चेंज इन लेंथ। अच्छा, और ये भी बता देते हैं कि ये जो रॉड था इसका रेडियस इन्होंने कुछ तो r का बता दिया। जो रॉड है उसका रेडियस, ये रेडियस ऑफ रॉड है या रेडियस ऑफ थ्रेड है, जो भी है ऐसा कुछ। तो y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, f इंटू कैपिटल L, या f के प्लेस में लिख लो m इंटू जी इंटू कैपिटल L, एरिया के प्लेस में लिख लो पाई r का स्क्वायर, और डेल्टा L क्या है? डेल्टा L तो इलॉन्गेशन है, तो डेल्टा L ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब वो क्या बोलते हैं ना कि मास का वैल्यू मेजर किया और मास का वैल्यू ऐसा लिख दिया उन्होंने, मास का वैल्यू लिख दिया, मास जो था वो मेजर करके लिख दिया, मान लो 4.01 ग्राम या केजी कुछ भी लिख दिया।
अब मेरे को एरर कैलकुलेट करना होता है। ऐसा बोलेंगे कि मास भी कैलकुलेट कर लो, जी का वैल्यू कांस्टेंट है या जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लो। कुछ का वैल्यू को बोलेंगे कि नहीं, जैसे इन्होंने बोला कि मास कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंट में, लेंथ कैलकुलेट किया गया, जी का वैल्यू कांस्टेंट मान लो दे दिया, पाई कांस्टेंट है दे दिया, आर का वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया और डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो जो भी कैलकुलेट करते हैं लैब में उसमें एरर के चांसेस है क्या? तो मैं इसको तोड़ के अगर मेरे को एरर के फॉर्म में लिखना है और वो पूछेंगे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कितना एरर है, तो अगर मेरे को एरर के फॉर्म में लिखना है इस एक्सपेरिमेंट से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा गामा अपॉन गामा इनटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इनटू 100। ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर नहीं आ रहा समझ में कुछ भी, लिख सकते हैं ना ऐसा? जी में अगर एरर होता तो क्या लिखते, डेल्टा जी अपॉन जी इनटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100 पाई, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसमें तो कोई एरर होता नहीं। अच्छा डिवीजन में चला गया तो माइनस तो होगा नहीं, एरर तो हमेशा ऐड होता है। अगर एरर हमेशा ऐड होता है तो यहाँ पर ऐसा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100, ये लिख दिया। और ये डेल्टा इलॉन्गेशन वाला है तो इसमें ऐसा लिख देना, डेल्टा ऑफ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल इनटू 100, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब मान लो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ वैल्यूज इसमें कांस्टेंट है, जैसे जो तुम्हारे पैकेज में जो क्वेश्चन है ना, तुम्हारे में है या पता नहीं जेई में है, किसी के पैकेज में उन्होंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ रॉड जो है वो एग्जैक्टली 2 मीटर का है। अब एग्जैक्ट वर्ड अगर किसी के साथ यूज कर दिया है मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब डेल्टा एल का वैल्यू 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 कर देंगे। नहीं आ रहा है सर समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? मास का वैल्यू उन्होंने दे दिया 4.01 kg। अब अगर मास का वैल्यू 4.01 kg है तो उसमें चांसेस ऑफ एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा क्या? अगर मेरे को ये सिंपलीफाई करना है तो देखो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, चांसेस ऑफ एरर कितना हो सकता है? जो भी उसका लीस्ट काउंट होगा भाई चांसेस ऑफ एरर हो जाएगा 0.01 उसका चांसेस ऑफ एरर हो गया। n का वैल्यू कितना है? 4.01 into 100। अब इसको सॉल्व करना बहुत तकलीफदायक है, इस तरह इक्वेशन सॉल्व करने वाले बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह इक्वेशन है, पैकेज में तो है, एग्जाम में नहीं आना चाहिए, कभी कभी अगर पूछ लेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आएगा समझ में? एरर वाले ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, अब तुमने देखा भी होगा तुम्हारे एग्जाम में, या मेरे को याद है कहीं पे तो मैंने पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है ना? कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन? जहां पर भी बोल दिया एग्जैक्ट मतलब समझना कि उसमें कोई एरर नहीं, और जहां पर भी ये बोल दिया कि उसको लैब में मेजर किया गया है, लैब में मेजर किया गया है मतलब उसमें तो एरर है। ठीक है, तो ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, उससे ये इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या ये? अच्छा, अब पहला डेफिनेशन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन ने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक और चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान लो लेंथ को दे दिया सेंटीमीटर में, अगर लेंथ को सेंटीमीटर में दे दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो रेशियो है ना, डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में कैंसिल आउट हो जाएगा तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो मास अगर ग्राम में दिया तो उसको केजी वेजी मत कन्वर्ट करना, फालतू वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहला डेफिनेशन आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा मान लो दो मेटल्स है, दो मेटल्स से मेटल ए और मेटल बी, गामा ए और गामा बी का वैल्यू ऐसा गिवन है और ये बोल दिया कि गामा ए इज ग्रेटर देन गामा बी। इससे क्या समझते हैं? किसी का ऐसा बोल दिया कि दो मेटल्स थे, मेटल 1 और मेटल 2, और उसमें से किसी एक मेटल का गामा का वैल्यू ज्यादा दिया, इससे क्या समझा हमें? फोर्स ज्यादा है। नहीं, ये ऐसा बोल दिया उन्होंने कि गामा ए और गामा बी का वैल्यू, ये तो गामा तो प्रॉपर्टी है ना, जैसे स्टील की गामा होती है 2 × 10 पावर समथिंग 11 पावर 11। नहीं मतलब गिवन स्ट्रेट के लिए अगर ए में गामा ए ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पर छोटा सा स्ट्रेन होगा, ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पर छोटा सा स्ट्रेन होगा, और बी में उतना ही स्ट्रेस अप्लाई करने पर बड़ा स्ट्रेन। अच्छा देख लेते हैं, चलो सही है, एनालाइज करते हैं। मान लो एक में लिखना है गामा ए इज ग्रेटर देन गामा बी, ऐसा इन्होंने बोल दिया ना। अगर मैं दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगा देते हैं, दोनों में स्ट्रेस जो लगा रहे हैं वो सेम लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन
इन ए, ये लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इन बी। अगर दोनों में स्ट्रेस सेम है तो स्ट्रेन इन बी इज ग्रेटर देन स्ट्रेन इन ए, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ यार, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं ना। अगर ये बोल दिया जाए कि दो मेटल्स थे, उसमें से किसी एक का गामा ज्यादा है, तो जिसका गामा ज्यादा है, जिसका भी गामा ज्यादा है, उसमें कम स्ट्रेन हो रहा है क्या? नहीं आया ऐसा समझ में? हाँ या ना? ऐसे वो इलास्टिसिटी से भी लिंक करते हैं। अपन ऐसा बोलते हैं कि जिसमें भी ज्यादा स्ट्रेन, जिसका भी गामा का वैल्यू ज्यादा है ना, वो ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा ही बोलते हैं। नहीं आया ऐसा समझ में? जिसका गामा का वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा एक्सटेंड करे। इलास्टिक का मतलब होता है कि तुमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही फोर्स हटाओगे तो वो अपने शेप में आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन होता है कि रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील ज्यादा। स्टील। अपने को ऐसा लगता है कि अपन डे टू डे लाइफ में यही बोलते हैं कि भाई जो ज्यादा इलास्टिक कौन है, जो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है वो ज्यादा इलास्टिक है। वो गलत सोचना है। अपने के लिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? तुम फोर्स लगाओ, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे अपने वो शेप में आ गया, मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। तो ये क्वेश्चन है, तुम देखना कि स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है। तो जनरली ऐसा बोलते हैं जिसके लिए भी गामा का वैल्यू ज्यादा है ना, वो ज्यादा इलास्टिक है। नहीं आया ऐसा समझ में? ये आएगा समझ में? अच्छा, फिर गामा के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन किसका होता है? बल्क मॉडुलस का। या पहले शेयरिंग वाले का बात कर लेते हैं, ईटा। ईटा के बारे में अगर बात करें तो ईटा होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ईटा को क्या लिखेंगे? ईटा को लिखेंगे शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ईटा को क्या लिखना है अपने को? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इस तरह से लिखेंगे ईटा। बात समझ में आ रहा है? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा, मान लो मेरे पास एक मेटल है, मेटल ए, उसका गामा ए का वैल्यू है, मतलब उसका गामा का वैल्यू है गामा ए, और उसका ईटा का वैल्यू ईटा ए। कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? गामा ए ज्यादा होगा या ईटा ए कम होगा? शेयर करना आसान है या लॉन्गिट्यूडनल में उसको एक्सटेंड करना आसान है? शेयर करना आसान है। शेयर करना आसान है, इसीलिए क्या होता है, गामा ए का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। गामा ए का वैल्यू कम होगा ना? हाँ, गामा ए का वैल्यू कम होगा, ईटा ए का वैल्यू ज्यादा। उल्टा हो गया, ऐसा होना चाहिए। शेयर करना ज्यादा आसान है, इलोंगेट करना मुश्किल है। नहीं आ रहा समझ में? ये सब याद रखना पड़ेगा। सेम मेटल के लिए क्या होता है, अगर सेम मेटल है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर शेयरिंग में लगा है तो आसानी से शेयर हो सकता है, लेकिन वही डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इलोंगेट करने में लगाओगे तो इलोंगेशन में मुश्किल हो जाएगा। आएगा समझ में? ये शेयरिंग मतलब ऐसे टैंजेंट पे लगा दो, ऐसे। शेयरिंग मतलब ऐसे टैंजेंट पे लगाया, और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे लेंथ वाइज लगाया। बात समझ में आ रहा है? शेयरिंग मतलब, शेयरिंग का मतलब होता है टैंजेंट, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स को शेयर करा देता है, हल्का सा टिल्ट करा देता है, और लॉन्गिट्यूडल फोर्स इसको इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? अच्छा, ये हो गया अपने पास शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट वर्ड होता है, अच्छा, ये ईटा और गामा। ईटा और गामा डिफाइन करते हैं सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गैसेस के लिए या लिक्विड्स के लिए, और ये जो डिफाइन करेंगे वो देखना, वो हर जगह पाएगा। साउंड में, साउंड वेव में भी आया होगा बीटा, बीटा की एस नॉट। हाँ, केटीजी में भी है, केटीजी में है, या वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड जब फाइंड आउट किया था ना, साउंड वाले चैप्टर में हमने यूज़ किया है बीटा का। बीटा क्या होता है? बीटा है एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे होगा? अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा ना। तो एक्सेस प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो वॉल्यूम तो कम हो गया, फाइनल वॉल्यूम तो नेगेटिव होना चाहिए ना? नहीं आया ऐसा समझ में? समझ में आ रहा है ना? जैसे एक्सेस प्रेशर अगर ज्यादा होगा तभी तो कंप्रेशन होगा ना, और अगर कंप्रेशन हुआ तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? कम होना चाहिए। तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, तो नेगेटिव हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उल्टा सोचोगे यार, उल्टा सोच के मान लो ऐसा,
इस केस में एक्सेस प्रेशर नेगेटिव हो गया क्या? इस केस में अगर हमेशा एक्सेस प्रेशर क्या है, पी एक्सेस का मतलब होता है पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड। तो अगर ये एक्सपैंड कर रहा है मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो अगर एक्सपैंड कर रहा है तब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो पी एक्सेस नेगेटिव हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये जो लिखेंगे बीटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 1/k, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब जनरली क्या होता है, सॉलिड्स का कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है, सॉलिड जो लीस्ट कंप्रेसिबल है, गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, और लिपिड्स जो होते हैं वो बीच में कहीं पे लाई करते हैं। नहीं आया ऐसा समझ में, ये सब बात समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास हो गया, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सॉलिड प्रॉपर्टीज। अब इससे पूरा लिंक होता है अपना थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में ना भी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अपन देख लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता था, मान लो एक एल लेंथ का रॉड है, इसको अपन ने हीट करना स्टार्ट किया, तो जो भी एक्सटेंशन है डेल्टा एल, जो भी एक्सटेंशन होगा, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ जो होगा वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? जितना ज्यादा लेंथ ऑफ रॉड लेंगे उतना ज्यादा उसमें इलॉन्गेशन आ सकता है। जो भी इलॉन्गेशन है वो डेल्टा टी, चेंज ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? जितना ज्यादा टेम्परेचर लोगे उतना ज्यादा चेंज हो जाएगा। डेल्टा एल का मतलब था एल डैश माइनस एल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन अपने को रिमूव करना है, एक कांस्टेंट लगाएंगे क्या? तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, अल्फा यूज करते हैं ना, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन वाला है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा यूज करेंगे, एल डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या ऐसा? माइनस एल वाले टर्म को अगर मैं उधर भेज दूं तो एल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, हाँ ऐसा हो जाएगा, माइनस एल अगर उधर गया तो एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, तो एल डैश को एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? ये मेरे पास आता है लेंथ में, जैसा लेंथ में आता है वैसा ही एरिया में भी आता है क्या? एरिया इज इक्वल टू, ये एल नॉट ले लो स्टार्टिंग वाले को, एरिया इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस, यहाँ पर अल्फा है, एरिया में बीटा आ जाता है क्या? एरिया में आता है बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, और अल्फा और बीटा में भी रिलेशन है, बीटा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है क्या? ये सब याद होगा, छोटी छोटी बातें आपको याद है क्या अपने को? इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, वॉल्यूम वाला टर्म। वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम वी डैश जो है वो वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है, और गामा का वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, याद रखेंगे। फिर ये वॉल्यूम वाले टर्म से डेंसिटी वाला टर्म भी आता है। डेंसिटी वाला टर्म कैसा आता है, रो डैश इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इन दोनों प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मान लो टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते किसी का भी, अगर टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसका डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तुम उसका वॉल्यूम, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करता, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। ग्राफ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है, ऐसा कुछ याद है क्या अपने को? अब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था ना इसके हिसाब से, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, वॉल्यूम कम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, या डेंसिटी के हिसाब से सोचोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये नॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट करता है। तो ये जो 0 से 4 का जो बिहेवियर है वाटर का, उसके कारण से ही पाइप बर्स्ट कर जाते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न कंट्रीज में ठंड के दिनों में पाइप बर्स्ट कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आइस बनना स्टार्ट होता है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे ही आइस बनना की तरफ जा रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो प्रेशर अप्लाई करेगा क्या वॉल्स पे, तो वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो वॉल्स जो होंगे वो पाइप के वॉल्स को टूट जाते हैं। ये पहला एप्लीकेशन, मतलब ये पहला उसका कंसेप्ट है। दूसरा है एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव चल रहा है तो आइस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे आइस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाए तो ऊपर एक आइस की परत बन जाती है। अब आइस इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर आइस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है,
अगर अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है तो एक तो वाटर में कन्वर्जन नहीं हुआ, मतलब वाटर ही रह गया, आइस नहीं कन्वर्ट हुआ। दूसरा क्या है, अगर वो बैड टेम्परेचर तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रह गया, तो वो एक्वाटिक लाइफ के लिए क्या करता है, लाइफ पॉसिबल कराता है। नहीं आया ऐसा समझ में? ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले क्लास में ही इसका टेस्ट ले क्या? तो देखो कल वाले क्लास में ये तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक कोई छोटा सा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं कल वाले क्लास में। एसएचएम कर ले, छोटा लगेगा, एसएचएम टाइम लगेगा। चलो एसएचएम स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। सर क्वेश्चन करेंगे किसके हम सॉल्व कर देना, क्या बात है? क्वेश्चन के तो मैं टेस्ट दे दूंगा ना आपको, आप टेस्ट सॉल्व करना। तो एटम के मटेरियल में किसके क्वेश्चन होंगे, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होंगे उसमें। तो ये कल ये हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, आधा घंटा बचा हुआ मेरे को लगता है, तो फिर एसएचएम और वेव्स रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसएचएम और वेव्स, एसएचएम वेव्स फ्लूइड कर लेंगे। ठीक है।